सॉरी बच्चों, आवाज नहीं जा पा रहा था। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में काफ़ी बेहतर तरीके से लगे होंगे। साथ ही शादियों का मौसम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग शादी में भी लगे होंगे। कुछ समय शादी विवाह में दे रहे होंगे, अपने घर में ना सही, दूसरे के घर में सही, गांव में सही, दूसरे गांव में सही, कहीं ना कहीं आप लोग शादी एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब समय आ चुका है आप सभी लोगों की तैयारी करने का, पढ़ाई की तैयारी करने का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लाल पान की बेगम का चौथा नंबर पार्ट, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर बच गया था। पिछले पार्ट में हम लोगों ने लाल पान की बेगम के 6 क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, और उसके आगे जो भी क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और फाइनली आज हम लोग इस अध्याय को, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चूंकि बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अंतिम वाला पार्ट है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। काफी बढ़िया तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार दबा करके क्लास को शेयर कर दीजिएगा। कुछ कमेंट देख लेते हैं, है ना। है सर सारी बट नॉट इंजॉय। अच्छा, दिस इज नॉट लाइव क्लास। भाई लाइव क्लास है ना, लाइव क्लास है। कुछ गेमिंग वाले लड़के हैं, बोल रहे हैं दिस इज नॉट लाइव क्लास। क्या है फिर, है ना। तो सभी लोग एक बार दबा के इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे अभी शादी वगैरह में गए हुए होंगे या फिर कहीं दूसरे काम में व्यस्त होंगे, तो उनके पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, है ना। अपने जो भी दोस्त हैं आपके, जो आपके साथ में 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए कि भाई क्लास हो चुकी है स्टार्ट लाल पान की बेगम की, यानी कि हिंदी की क्लास आप सभी लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द, है ना। एक बच्चे बोल रहे हैं कि प्रिंसर चैप्टर 4 जो है कब से शुरू करेंगे, आधा पढ़ा है। साइंस की बात कर रहे हैं क्या? अगर साइंस की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार उनसे पूछूंगा, है ना। और एक बच्चे लिख रहे हैं सर मेरा बुक नहीं आया है। प्यारे बच्चों, अगर आपका बुक नहीं गया है, अगर आपका बुक नहीं गया है तो 97 98 19 0 774 इस नंबर पे ना आप कॉल कर लीजिए एक बार, है ना। यहाँ से आपको चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपका बुक कहाँ है, आपके बुक का क्या स्टेटस है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। स्टोर का जो है ना हेल्पलाइन नंबर है ना, स्टोर का हेल्पलाइन नंबर है, स्टोर का हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा कि अभी आपके बुक का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे थे लाल पान की बेगम का 7वां नंबर चैप्टर, सॉरी चौथा नंबर पार्ट, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट था, इस चैप्टर का तीसरा नंबर पार्ट था, उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को देखा था, है ना। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन देखा था। दूसरे पार्ट में हम लोग 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफी मजा आएगा, बेहतरीन तरीके से क्लास हो जाएगी। एक बार ना सब लोग दबा करके इस लाइव क्लास को शेयर करिएगा, और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो बच्चे इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अपने अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर करिएगा, और अपने अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनको बुला लीजिएगा, है ना। एक बच्चे लिख रहे हैं कि प्रिंसर फिजिक्स चैप्टर 4 कब से शुरू करेंगे, आधा पढ़ाए हैं। प्यारे बच्चों, बहुत जल्द आपके बड़े भाई जो 10th क्लास में है ना, उनका बोर्ड का एग्जाम है, और शायद उसी में वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं 10th वाले बच्चों के लिए ना इस साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए प्रिंसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा संलिप्त हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आप सभी लोगों की क्लास भी रेगुलर बेसिस पे ही चलेगी, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग शेयर कर दिए एक बार, जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, किसने किसने शेयर कर दिया, जल्दी से आप सभी लोग एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे लाल पान की बेगम, उसमें 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। देखिएगा, हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बिरजू की माँ का भाग्य ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला। गांव घर में अक्सर ऐसा वर्ड यूज किया जाता है कि हमारा भाग्य जो है ना खराब है। ठीक है, तो वहीं ये जो कहानी है क्या है, गांव की भाषा पे
प्योर गांव के माहौल पे लिखी हुई कहानी है। तो यहाँ पर बोला गया है मतलब ऐसा बिरजू की माँ जो है सोच रही है कि बिरजू की माँ का भाग ही खराब है कि जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला। घर वाला मतलब बोला जाता है गांव में अक्सर पति को, कि ऐसा घर वाला मिला है तो अक्सर पति को बोला जाता है। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, ठीक है, ऐसा उसकी बिरजू की माँ सोच रही है। उसके मर्द ने कोल्हू की बैल की तरह खटा कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और पिता के संबंध में कड़वाहट दिखाई दे रही है। यानी कि बिरजू की माँ सोच रही है कि बिरजू की माँ का भाग्य ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला है। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू की बैल की तरह खटाकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। तो बोल रहा है कि यह जो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जो पंक्ति दी हुई है, तो इस पंक्ति को पढ़ के ना, इस पंक्ति को सुन के ऐसा लगता है कि बिरजू की माँ और बिरजू के पिताजी में जो है कड़वाहट है, ठीक है, उसके रिश्ते में, उसके रिलेशन में जो है कड़वाहट है। तो कह रहा है कि कड़वाहट अस्थाई है या फिर अस्थाई, मतलब कड़वाहट जो है हमेशा के लिए है कि क्षणिक समय के लिए है। वही बोल रहा है कि कड़वाहट जो है अस्थाई है कि अस्थाई है, इसके कारणों पे विचार करें। इसके क्या कारण है, अगर भाई कड़वाहट है तो इसके कारण क्या है, इस पे विचार करना है, ठीक है। सभी लोग कमेंट में जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा 1 घंटा समय ना आप अगर शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में ना ध्यान ना दे करके यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू की बैल की तरह खटा कर सारी उम्र काट दी। बोल रहा है कि इस प्रस्तुत पंक्ति में जो है बिरजू की माँ और पिताजी के रिलेशन के बीच में कुछ कड़वाहट दिखाई दे रही है, मतलब कुछ गुस्सा प्रवृत्ति का दिखाई दे रहा है। तो यह जो कड़वाहट है अस्थाई है या फिर अस्थाई है, ठीक है। इसके कारणों पे विचार करें। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से इसका आंसर देना है। यहाँ पर ये जो पंक्ति है, देखिएगा, ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है। यह जो पंक्ति है आपको पढ़ने को मिल जाएगा, यह जो पंक्ति है आपको पढ़ने को मिलेगा लाल पान की बेगम में, गोधूली भाग 1 में, ठीक है। गोधूली भाग 1 के जो लाल पान की बेगम है वहां पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 से लिया गया है, ठीक है। यह जो पंक्ति है तो लिखना है कि प्रस्तुत जो पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 से लिया गया है और इस कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु, अब यहाँ पर आता है कि फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे, तो लाल पान की बेगम का, लाल पान की बेगम का क्या है, रचनाकार है, रचनाकार है, क्या है, रचनाकार है। तो यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 से लिया गया है और इस कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जी ग्रामीण परिवेश के हर रंग को दिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब यह जो पंक्ति, मैंने आपको पहले बताया कि यह जो पंक्ति है एक ग्रामीण कल्चर पे, एक ग्रामीण माहौल पे, जैसे हमारे आपके गाँव का जो माहौल होता है, गाँव में क्या चलता है, ये उसका शिकायत कर रहा है, वो उसका शिकायत कर रहा है, इसकी महिलाएं उसके बारे में बोल रही है कि वो ऐसे है, पानी नहीं भरने दिया, सब्जी नहीं तोड़ने दिया, खेत से एक सब्जी ले रहे थे तो ये कर दिया, मतलब इसी तरीके का माहौल गांव में बना रहता है। तो वहीं बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 से लिया गया है या फिर गोधूली भाग 1 से उद्धृत किया गया है और इस कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जो है ग्रामीण परिवेश के हर रंग को दिखाने का प्रयास किया है। हर रंग कहने का मतलब कि ग्रामीण परिवेश में गुस्सा एक दूसरे से होते हैं तो कैसे होती हैं, कुछ फंक्शन होता है, कुछ कार्यक्रम होता है तो किस तरीके से गाँव के लोग पेश आते हैं, मतलब कुछ खुशी का माहौल आता है तो किस तरीके से पेश आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ग्रामीण परिवेश के हर रंग को दिखाने का प्रयास किया है। इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है कौन है, इस कहानी का प्रमुख पात्र बिरजू की माँ है,
बिरजू की माँ। ठीक है, इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है बिरजू की माँ है, और इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण नारी की निरक्षरता का वर्णन करते हुए उसके चरित्र की मनोदशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यहां तक हो जाएगा चीजें। जैसे यहां पर लिखना है कि इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है बिरजू की माँ है, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि लाल पान की बेगम का जो है प्रमुख पात्र कौन है, तो बोलना है बिरजू की माँ। ठीक है, बिरजू की माँ। चलिए, और बोलते हैं कि इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण नारी की निरक्षरता का वर्णन करते हुए उसके चरित्र की बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जब गांव की सारी महिलाएं नाच देखने चली जाती है और अभी तक बिरजू के पिताजी बैलगाड़ी लेकर नहीं आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि यहाँ पर जो रिलेशन में कड़वाहट दिखाई देती है वो अस्थाई है या फिर अस्थाई है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले जहां से यह पंक्ति लिया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में वर्णन कर देंगे कि यह पंक्ति लिया कहां से गया है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि यह कड़वाहट क्यों दिखाई पड़ता है। आप लोग पढ़े होंगे कि बिरजू की माँ जो थी वो गुस्सा क्यों थी। ठीक है, तो गुस्सा थी चूंकि बिरजू के पिताजी बैल लाने जाते हैं, बैल के लिए मेला दिखाने के लिए बैलगाड़ी लाने जाते हैं, जो शाम तक नहीं लौटे हैं। गांव की सारी महिलाएं मेला देखने के लिए चली जाती है और वो अभी तक नहीं लौटे हैं। ठीक है, एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर भोजपुरी बोलिए ना थोड़ा। एक्चुअली हम आते हैं मगध जिले से, है ना, और मगध जिले में जब मगही बोला जाता है, अगर मगही बोलने के लिए बोलें तो मैं बोल दूं, लेकिन भोजपुरी बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन रउआ बोली तो बहुत ज़्यादा भोजपुरी नहीं आता है। अगर मगही कहें तो भाई वो तो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, तो फिर उसमें क्या ही कहना। तो यहाँ पर जो है कड़वाहट अस्थाई है या अस्थाई, अब इसका वर्णन करना है। तो सीधा कुछ नहीं, जो भी हमने कहानी में पढ़ा था, जो भी हमने कहानी में सीखा था, सिर्फ उसको लिख देना है। तो जब गांव की सारी महिलाएं नाच देखने चली जाती है और अभी तक बिरजू के पिताजी बैलगाड़ी लेकर नहीं आए हैं, तो बिरजू की मां को लगने लगता है कि उसका स्वप्न जो है टूटने वाला है। स्वप्न किस चीज का? क्योंकि वो 1 महीना पहले से सबको बोल रही थी कि भाई हमारा जो बलरामपुर का नाच होने वाला है उसमें बिरजू के पिताजी हमको बैलगाड़ी से नाच दिखाने ले चलेंगे, इस तरीके का उसका सपना था। तो उसका जो सपना है वो टूटने लगता है और गुस्से से चूल्हे में पानी डाल के पिताजी के आने पर जगाने की बात न करती है। यानी कि गुस्से में जो चूल्हे में पानी डालने और पिताजी के आने पर न जगाने की बात करती है। चंपिया को बोलती है कि चूल्हे में पानी डाल दे, और बिरजू के पिताजी जब आएंगे तो हमको जगाना मत, मैं सोने जा रहा हूँ। तो वही बोलती है कि डालने पर, पिताजी के आने पर न जगाने की बात। और जैसे ही बिरजू के पिताजी आते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही बिरजू के पिताजी आते हैं तो खुशी से मीठी रोटियां बनाकर मेला जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। देखिएगा यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा देर हो रहा होता है तो बोलती है कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ। चंपिया जो कि उसकी 10 साल की एक बेटी है, तो उसको बोलती है कि चूल्हे में पानी डाल दे और मेरे को जगाना मत, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ, है ना। और जैसे ही बिरजू के पिताजी बैलगाड़ी लेकर के आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और रोटी, मीठी रोटी, चूँकि जैसे गुड़ मंगवाया गया था, शकरकंद छिलवाया गया था मीठी रोटी बनाने के लिए, तो वही मीठी रोटियां बनाकर मेला जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और जिससे यह हम बोल सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन जैसे ही बिरजू के पिताजी आए तो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, शांत हो गई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह जो एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, यह जो संबंध में कड़वाहट था, ये अस्थाई था या अस्थाई? पहले गुस्सा थी, फिर क्या हो गई, ठंडा हो गई, शांत हो गई। पहले गुस्सा थी, फिर ठंडा हो गई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यह जो कड़वाहट थी वो अस्थाई था। क्या था? अस्थाई, यानी कि थोड़ा समय के लिए, बहुत थोड़ा समय के लिए। जैसे अगर आप सभी लोग कुछ कर देते होंगे गलत काम, लाइक मतलब कुछ तोड़ फोड़ घर में कर देते होंगे, तो पिताजी आप पे गुस्सा करते होंगे, माताजी गुस्सा करते होंगे। तो ऐसा थोड़े है कि वो गुस्सा जो है पूरा अस्थाई है, जिंदगी भर चलेगा। 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए होता है, इससे ज्यादा तो नहीं होता है। तो यही चीजें बोला जा रहा है कि वो जो गुस्सा था ना, वो थोड़ा देर के लिए, 1 दिन के लिए, आधा दिन के लिए था। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यह जो संबंध में जो कड़वाहट था वो अस्थायी था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा थी, फिर बहुत ज्यादा क्या हो गई, घुल मिल गई, प्रसन्न हो गई, शांत हो गई और मेला देखने की तैयारी करने लगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह जो संबंध है वो क्या है, अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है, कुछ देर के लिए है, परमानेंटली नहीं है। ठीक है,
समझ में आई बात? एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा किनको किनको ये इसका आंसर समझ में आ गया, किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। कुछ बच्चे तो नहीं मानेंगे, लगातार चैटिंग किए जा रहे हैं। एक पूछ रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है। बाबू मैंने पहले भी बताया है कि कुंदन नाम है मेरा। किनको किनको ये समझ में आया एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वाला आंसर में कहीं भी डाउट है? तो पीडीएफ नहीं आज चला जाएगा। पीडीएफ इसलिए नहीं जा रहा था कि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, आज पीडीएफ चला जाएगा। किन्हीं को डाउट इस क्वेश्चन में? याद हो गया गुरु जी, चलिए बढ़िया सर, नो प्रॉब्लम, नो आई अंडरस्टैंड सर, याद हो गया, चलिए बढ़िया। याद हो जाना चाहिए क्लास में, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जो कहानी को अच्छे तरीके से देखे हैं ना, उनके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, और जो कहानी नहीं देखेंगे उनको ऊपर ऊपर से चीजें पार होंगी। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई एक बार आप जाके कहानी वाला जो लेक्चर है वो देख लीजिए, है ना, उसके बाद इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी, यहां पर गलत लिखा गया है, यहां होगा गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है, पाठ के आधार पर बताएं। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि गांव में जो है एक तो गरीबी है, गांव में क्या है, गरीबी है, आपस में क्या है, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन की भावना है, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है, प्राकृतिक खुशी निवास करती है। इस पे बता रहा है कि पाठ के आधार पे जो है बताइए, यानी कि जो चैप्टर में आपने पढ़ा उसके आधार पर बताइए इसको, ठीक है। तो सीधा यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है कि लाल पान की बेगम कहानी के लेखक ने अपनी इस कहानी में गांव का एक बड़ा ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक है। सीधा यहां पर कुछ नहीं करना। सबसे पहले जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद लिखना है कि लाल पान की जो बेगम कहानी है, इसमें लेखक या फिर इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी में गांव का एक बड़ा ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है। रेणु जी ग्रामीण परिवेश के रचनाकार हैं, और रेणु जी ने इस कहानी में गांव की भाषा एवं बोली का इस तरह प्रयोग किया है जैसे पूरी कहानी गांव में हो गई हो। देखिएगा, कुछ प्रश्न है ही नहीं, बस इसको अपने भाषा में सरल तरीके से लिख देना है जो आपने कहानी में पढ़ा है। तो यहाँ पर है कि लाल पान की बेगम जो है एक कहानी जो है, इसमें गांव के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया गया है, गांव के कल्चर के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। और इस जो बताया जा रहा है कि रेणु जी ग्रामीण परिवेश के रचनाकार हैं, और इस कहानी में गांव की भाषा एवं बोली जो है ना, इस तरीके से उपयोग किया गया जैसे आप कहानी में देख रहे होंगे कि हर एक चीज जो है बिल्कुल गांव वाली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे बाय द वे कड़ाही हो गया, बाय द वे झोपड़ी हो गया, है ना, गेंदरा जिसको आप पढ़ रहे थे, तो सब जितना भी भाषा है ना वो एकदम ग्रामीण परिवेश से मिलता जुलता है, ठीक है। तो वहीं बोला जा रहा है कि इस कहानी में गांव की भाषा एवं बोली का इस तरह प्रयोग किया है जैसे पूरी जो कहानी है वो गांव में हो गई हो। गांव के लोग छोटी छोटी बातों में राग, द्वेष, बैर भाव से भर जाते हैं। यानी कि कोई छोटा सा बात हो गया, गांव में क्या होता है कि वो अगर उसका शिकायत कर दिया तो उसके प्रति जो है गुस्सा है कि अच्छा तुम मेरा शिकायत किया है, मिलो एक दिन तुमको बताते हैं। मतलब छोटी छोटी बात को लेकर, थोड़ा सा नाली गिराने को लेकर, थोड़ा सा उसके चापाकल से वो पानी नहीं भरने दिया, है ना, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों के लेकर ना द्वेष की भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ रुपया हो गया ज्यादा तो आपसे जलने लगेंगे इनडायरेक्टली, मतलब सामने तो नहीं जलेंगे लेकिन इनडायरेक्टली वो आपसे जलन की भावना तो रखेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि गांव के लोग जो हैं छोटी छोटी बातों में राग, द्वेष, बैर भाव से भर जाते हैं। जैसे बिरजू की माँ से गांव की महिला ईर्ष्या करती थी। क्या करती थी? ईर्ष्या। मतलब आपको पता होगा कि बिरजू के जो है 5 बीघा खेत थे, 2 बैल थे, है ना,
जूट की खेती अच्छी हुई थी, तो एक कह सकते हैं कि सुखी संपन्न परिवार था। तो इस कारण जो है ना, गांव की जो महिलाएं थी वो बिरजू की माँ से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसके पति ने सर्वे में कुछ जमीन हासिल किया था और वो एक समृद्ध परिवार था। ठीक है, वो एक समृद्ध परिवार था। मैंने आपको पहले बताया कि अगर थोड़ा बहुत चीजें आपको मिल जाए या फिर किसी तरीके से आप उसका इंतजाम कर लें तो लोग जलने लगते हैं। लेकिन जहां पर खुशी की बात आती है, जैसे नाच देखने जाने के लिए बिरजू की माँ के साथ हो जाती है, इसी प्रकार से गांव में प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। इसका मतलब समझिए, जैसे ये तो हो गया कि थोड़ा सा कुछ बात विवाद हुआ, शिकायत वगैरह हुआ तो लोग जलने लगे, लेकिन थोड़े से चीज में लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं। जैसे कुछ देर पहले बिरजू की माँ से और मखनी फुआ से हो गया, जंगी की पतोहू से हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ था, बसाबसी हुआ था, है ना। लेकिन कुछ देर के बाद ही कहानी में आपने पढ़ा कि लोग साथ में नाच देखने के लिए जा रहे थे, लोग गाते बजाते जा रहे थे, खाते पीते मीठी रोटी खाते जा रहे थे। वहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे बिरजू की माँ गांव से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसके पति ने सर्वे में कुछ जमीन हासिल किया था और वह समृद्ध था। लेकिन जहां पर खुशी की बात किया जाए गांव में, जहां पर अगर हम बात करें खुशी की, तो लोग नाच देखने जाने के लिए बिरजू के माँ के साथ हो जाती है। और इस प्रकार से हमें बोल सकते हैं कि गांव में प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बालपन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। सबसे पहले आप सभी लोग बताइएगा कि ये बिरजू कौन था। मैंने कहानी में भी पढ़ाया, क्वेश्चन में भी, हर एक क्वेश्चन में मैंने इन चीजों को रिपीट किया है कि बिरजू कौन था और चंपिया कौन थी। ठीक है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा ये जो है बिरजू कौन है, ठीक है, और दूसरा चंपिया कौन है। चलिए, चंपिया, चलिए चंपिया बिरजू के बारे में बताना है जी। चलिए, बिरजू कौन था, चंपिया कौन था, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए तो। यस सर, कुछ बच्चे तो नहीं मानेंगे भाई। प्रिंस कुमार पूछ रहे हैं कि मेरा नाम क्या है। मैंने पहले भी बताया, कुंदन मेरा नाम है और मैं आप सभी लोगों को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं और मैं पढ़ा रहा हूं 4थे नंबर अध्याय से। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है ना, बिरजू कौन था और चंपिया कौन थी। एक बच्चे लिख रहे हैं 7 साल का बॉय, बिरजू की बहन, भाई बहन। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया। ये दोनों भाई बहन थे। बिरजू का जो उम्र था वो 7 वर्ष का था, चंपिया की जो उम्र थी वो 10 वर्ष की थी। ठीक है, चंपिया एक लड़की थी, बिरजू एक लड़का था, जो कि भाई बहन थे आपस में। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बालपन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। मतलब चंपिया जो थी और बिरजू जो था, वो बोला जा रहा है कि चंचलता और बालपन का कुछ उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है। कहानी में आप पढ़े होंगे कि बिरजू का स्वभाव कैसा था, वो कुछ उदाहरण वैसे हैं, वो आपको बताना है। तो इसका कुछ नहीं करना है, जो भी आपने कहानी में पढ़ा उसको बता देना है कि बिरजू इस कहानी में 7 साल का एक लड़का है। बिरजू इस कहानी में एक 7 साल का बच्चा है, एक 7 साल का लड़का है, और जब वो माँ से शकरकंद खाने को मांगता है तो उसको शकरकंद के बदले जो है तमाचे मिलते हैं, नहीं थप्पड़ मिलते हैं। ठीक है, आप कहानी जब शुरू होती है उसी टाइम आप पढ़ रहे होंगे कि बिरजू एक 7 साल का जो बालक है,
बिरजू एक 7 साल का बालक है और वो आंगन में जो है मिट्टी में लेट लेट कर रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शकरकंद नहीं मिला है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, आपने कहानी में शुरू से ही पढ़ा था कि यह जो है 7 साल का लड़का है और वो शकरकंद खाने के लिए आंगन में लेट लेट कर रो रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चंचलता और उसका बालपन जो है उसका एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिरजू इस कहानी में 7 साल का लड़का है और जब वह माँ से शकरकंद खाने को मांगता है तो वो शकरकंद के बदले उसे तमाचे मिलते हैं। ठीक है, अंत में वह जो है आंगन में लौट कर धूल मिट्टी मल लेता है अपने शरीर पे। जब वह कड़ाही लेकर आता है तो वो बोलता है कि देख दीदिया मिलिट्री टोपी। तो ये सब चीजें जो है ना वो दिखाती है कि इसमें अभी बालपन है ना, इसमें भी चंचलता है, इसमें भी मधुरता है। तो ये चीजें ये सिद्ध करती है कि यह बालपन है, इसका एक उदाहरण है। अगर वही बात चंपिया की करें तो बिरजू की बहन चंपिया जो कि एक 10 वर्ष की बच्ची है, 10 वर्ष की लड़की है, तो माँ से छिपाकर अपने भाई को शकरकंद खाने को दे देती है। ठीक है, जब आपको पता होगा कि जब माँ बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो बिरजू की बहन जो है ना वो अपने भाई को एक शकरकंद फेंक देती है कि लो खा लो, और वो वहां से दौड़कर चला जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि बिरजू की बहन चंपिया 10 वर्ष की एक लड़की है जो माँ से छिपाकर अपने भाई को शकरकंद खाने को देती है और गाना गाती रहती है ना। तो ये चीजें से पता चल सकता है कि ये इसमें चंचलता कितना ज्यादा है, इसमें जो है मधुरता कितना ज्यादा है, बालपन अभी है। ठीक है, क्योंकि 7 साल 10 साल का लड़का है तो भाई ऑब्वियसली एक बालपन वाला हरकत, एक लड़का वाला हरकत तो होगा ही। तो इन चीजों को कुछ नहीं लिखना, बस कहानी के बेस पे सीधा लिख देना जो आपने कहानी में पढ़ा। और ये भी नहीं कि सेम टू सेम यही भाषा यूज करना है, ऐसा भी नहीं है। कहानी के आधार पर एक सरल भाषा का रूप दे देना है कि यहाँ उदाहरण ही तो पूछ रहा है तो कुछ भी लिख देंगे, है ना। यहाँ पर लिख देंगे कि वो जिद करता है इसलिए वो बालपन था। ठीक है, या फिर हम लिख देंगे कि जब वो कड़ाही लाने के लिए बोला गया अपने सर पे वो औंध के ला रहा था, और ये सब चीजें जो है प्रस्तुत करती है कि वो बालपन है, उसके अंदर चंचलता है। तो कुछ भी लिख देंगे जो आपने कहानी में पढ़ा है। ठीक है, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखें। सारांश, लाल पान की बेगम जो आपने पढ़ा कहानी उसका सारांश यानी एक शॉर्ट तरीके से पूरे कहानी को बताना है। जितना शॉर्ट में आप बता सकते हैं। बहुत स्थान पे भी होता है कि इतने वर्डों में लिखें, मतलब 1000 वर्ड में लिखें, 1000 शब्द में लिखें, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई शब्द का लिमिट नहीं है। तो सारांश का मतलब ही होता है कि जो पूरे कहानी को आपने पढ़ा उसका एक समराइज फॉर्म, यानी कि उसको शॉर्ट करके उसको छोटा सा रूप दे करके पूरे कहानी को बता देना है। जैसे आप लोग अगर कोई फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म जो होती है लगभग 2 से 2.5 घंटा की होती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर आपका दोस्त पूछते हैं कि भाई फिल्म कैसा था थोड़ा बताओ, तो 10 मिनट में पूरे फिल्म को ऊपर से लेकर नीचे तक बता देते हैं। 10 मिनट में। फिल्म कितने घंटे की है? 3 घंटे की, आप उसको 10 मिनट में बखान कर दिए। तो ये हो गया उसका सारांश, ये हो गया उसका समराइज फॉर्म। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि लाल पान की बेगम जो कहानी है उसका सारांश लिखना है। तो शुरुआत करेंगे कि लाल पान की बेगम एक आंचलिक कहानी है जिसमें ग्रामवासियों के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि लाल पान की बेगम एक आंचलिक कहानी है जिसमें ग्रामवासियों के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। एक गांव पे लिखी हुई कहानी है, मैंने आपको पहले से बताते आ रहा हूं, है ना। तो यह जो है ग्रामवासियों के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। गांव कहानी की जो शुरुआत होती है बिरजू की माँ से होती है। गांव की जिंदगी में साधारण किसान, गांव की जिंदगी में जो है साधारण किसान परिवार की नाच देखने की लालसा प्रबल होने लगती है। मतलब जो भी आपने कहानी में पढ़ा ना वो यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से लिख देना है। जैसे कहानी जो है अगर आपका देखा जाए कहानी, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कहानी कितने पेज की है, देखिएगा कहानी जो है लगभग 7-8 पेज की कहानी है। लेकिन हम लोग सारांश में 7-8 पेज नहीं लिखेंगे क्योंकि सारांश 7-8 पेज का पूरा कहानी होता ही नहीं है। अगर पूरा कहानी होता तो यहाँ पर साफ दे देता कि लाल पान की बेगम की कहानी को लिखें।
लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सारांश को लिखें, लाल पान की बेगम का सारांश लिखें। तो जितना छोटा हो सकता है मैं चीजों को करके दिखाऊंगा, और जितना कम शब्द में चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पूरे कहानी समझ में आ जाए उस तरीके से बताना है। तो गांव की जिंदगी में साधारण किसान परिवार की यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है कि प्रबल इच्छा होती है कि वो नाच देखने जाए, और स्वप्न पूरा ना होते थे गुस्सा फूट पड़ता है। मतलब जब चाहती है कि नाच देखने जाए, वो चीजें पूरा नहीं होती है तो गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसे पूरा होते देख गुस्सा तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, गांव की औरतें आपस में क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या का भाव अधिक रखती है, लेकिन कुछ ही क्षण में वह गायब हो जाता है। कहानी को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। बिरजू के पिताजी जब बैलगाड़ी लाने के लिए कोयरी टोला में जाते हैं, लेकिन वहां गाड़ी नहीं मिल पाता है, फिर वो मलदहिया टोली जाते हैं। काफी देर हो जाती है, फलतः बिरजू की माँ को मन ही मन नाच देखने का सपना टूटने लगता है। ये सब चीजें कहानी में आप पढ़ चुके हैं कि बिरजू के पिताजी के पास 2 बैल था, लेकिन गाड़ी नहीं था। बच्चे लिख रहे हैं कि प्रिंस सर का क्लास नहीं होता। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि प्रिंस सर की क्लास चलेगी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, है ना। कॉपी पेस्ट प्लीज ना करिए, प्लीज कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि बैलगाड़ी लाने के लिए वो कोयरी टोले में जाते हैं, लेकिन नहीं मिलती है, तो एक मलदहिया है वहां पे जाते हैं और वहां से फाइनली बैलगाड़ी लाते हैं। तो वहीं बोला जा रहा है कि बिरजू की माँ को मन ही मन जो है ना नाच देखने का सपना टूटने लगता है, उसके माथे में दर्द होने लगता है। बत्ती मिझाकर बिरजू और चंपिया को सोने का आज्ञा देती है, और वह मना करती है कि बिरजू का बाप आए तो कुछ मत बोलना, लेकिन बैलगाड़ी के आगमन से बिरजू की माँ का गुस्सा शांत होने लगता है। ठीक है, वो बोलती है कि भाई अगर आएंगे तो गेट वगैरह मत खोलना, लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी आती है तो उसका गुस्सा शांत होने लगता है, उसे सफलता मिल गया है। ठीक है, काफी तीव्रता से खाना तैयार करती है। घर से निकलते ही घमंड छूमंतर हो जाता है। वह दूसरे के घरों से बेटी बहू को बुलाकर गाड़ी में बैठा लेती है। ऐसा लगता हो कि मानो गांव के लोगों से कितना स्नेह रखती है। चंपिया और बिरजू को डांट फटकार कर भी खूब मिलता है। ठीक है, डांट फटकार सही है। चंपिया और बिरजू को जो है डांट फटकार भी खूब मिलता है। नारी मन की मनोदशा को कहानीकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब यहाँ तक जो है चीजें आप लोग समझ रहे होंगे कि कहानी किस तरीके से अचानक मोड़ लेती है। यहाँ पर डांट फटकार भी खुद मिलता है। नारी मन की मनोदशा को कहानीकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। गांव के लोगों में तरह तरह के विकारों के बावजूद भी प्रेम होता है। मतलब लोग एक दूसरे से जलन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रखते हैं, प्रेम रखते हैं। जंगी से ईर्ष्या करने वाले बिरजू की माँ उसे भी मेला देखने के लिए ले जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जंगी की पतोहू से बिरजू की माँ की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेला देखने के लिए ले जाती है। ठीक है, लवेना की बीबी और राधे की बेटी सुनिधि भी जाती है। रास्ते में क्रोध समाप्त हो जाता है। चंपिया और सुनिधि मधुर गीत गाने लगती है। बिरजू की मां सजी सबरी हुई बिरजू को गोद में बैठाकर बैलगाड़ी में झूमते हुए आगे बढ़ती जाती है। ये सब चीजें आपने कहानी में पढ़ रखा है। उसके मन में अब और कोई लालसा नहीं शेष रह जाती है, उसे नींद आ रही है। मतलब कि जब वो जाने लगती है तो बिरजू के पिताजी थे, चंपिया थी, बिरजू था, बिरजू की माँ थी और जंगी की पतोहू थी। उसके बाद जो है ललेना की बीवी और राधे की बेटी सब कोई थी, गीत गाते हुए जा रही थी। और उसको अब लग रहा था कि अब हमारा इच्छा पूरा खत्म हो चुका है, मैंने वो सब कुछ पा लिया जो हमें पाना चाहिए था। लाइक वो गौने वाली साड़ी पहन के जा रही है, माथे पर मंगटिका चमक रहा है, और वो लग रहा था कि बड़ा प्रसन्न है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। कुछ मतलब खुशी मिलती है तो लगता है कि यार बड़ा जिंदगी में मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तो ही बोल रहा है कि झूमते हुए आगे बढ़ती जाती है और उसके मन में कोई लालसा शेष नहीं रह जाता है, उसे नींद आ रही थी। और इस प्रकार की लाल पान की बेगम कहानी सुख दुख में समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से लाल पान की जो बेगम कहानी है वो सुख दुख में समाप्त हो जाती है। कितना बड़ा कहानी था और कितना छोटा तरीका से निपट गया। देखिए, समझिए कि ये 2 पेज में पूरी कहानी है और चीजों को समझ में भी आ गया। टोटली चीज भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से यह कहानी पेश किया गया है और फिर कहानी का भावार्थ क्या है। समझ में आया नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। एक बार कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट।
बोल रहा है कि कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। मतलब कि कहानी में किसका किसका उल्लेख है, कहानी का मेन पात्र कौन है, प्रमुख पात्र कौन है, जो कि मैंने आपको पहले या दूसरे क्लास में ही बताया था। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है और ये पूछा जाता है। और देखिए फाइनली हमारा क्वेश्चन भी आ चुका है। बोल रहा है कि कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। मतलब कौन कौन कहानी का पात्र है उसका जो परिचय देना है अपने शब्दों में देना है। तो देखिए यहाँ पर पूछता है कि लाल पान की बेगम में पात्रों की संख्या तो बहुत है, ठीक है, लाल पान की बेगम में पात्रों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उसमें बिरजू की माँ जो है एक साधारण किसान परिवार की महिला है। यहां पर एक चीज छूट गया है, लाल पान की बेगम कहानी में पात्रों की संख्या काफी है, लेकिन उसमें बिरजू की माँ जो है यहां पर लिख देना है कि एक प्रमुख पात्र है, प्रमुख पात्र है, ठीक है। लाल पान की बेगम कहानी में पात्रों की संख्या काफी है, लेकिन उसमें बिरजू की माँ जो है एक प्रमुख पात्र है, जो एक साधारण किसान परिवार की महिला है, लेकिन भारतीय संस्कृति को काफी बेहतर जानती है। ये हो गया बिरजू की माँ का परिचय, ठीक है। बोल रहा है कि पात्रों का परिचय अपने शब्दों में, तो क्या लिखना है, लाल पान की बेगम कहानी में पात्रों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख पात्र है वो है बिरजू की माँ, ठीक है। और बिरजू की माँ जो है एक साधारण किसान परिवार की महिला है, लेकिन भारतीय संस्कृति को काफी बेहतर जानती है। ये हो गया बिरजू की माँ का परिचय। बिरजू की माँ से चंपिया और बिरजू सहमे हुए हैं, ठीक है। बिरजू के पिताजी जो हैं एक साधारण किसान है, जो बच्चों से काफी प्रेम करते हैं तथा परिवार की खुशी में अपनी खुशी को देखते हैं। ये हो गया उनके पिताजी का परिचय। बहुत छोटा छोटा दे देना है कि भाई परिवार पात्र के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद अगर हम चले तो बिरजू एक 7 वर्ष का लड़का है, उसके हर बात में जो है बाल्यकाल दिखाई पड़ता है। मतलब जो भी बात बोलता है उसमें लगता है कि यार एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो है बोल रहा है, लाइक शकरकंद दे दो, एक रत्ती गुड़ दे दो, है एक कनवा गुड़ दे दो, एक उंगली गुड़ दे दो। तो मतलब उसके हर बात में जो है ना लगता है कि यार कोई एक छोटा सा बच्चा है और बाल्यपन दिखाई पड़ता है। बिरजू की बहन चंपिया जो कि 10 वर्ष की है और माँ के कामकाज में हाथ बटाती है, सहनशीलता कूट कूट करके भरा हुआ है और वह अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो भी आपने कहानी में पढ़ा है बस वही लिख देना है कि बिरजू की माँ कौन है भाई, तो एक भारतीय महिला है, ग्रामीण महिला है, ठीक है, और भारतीय संस्कृति को काफी अच्छे तरीके से जानता है। बिरजू के पिताजी कौन है, तो एक साधारण किसान है जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, परिवार की खुशी में अपना खुशी मानते हैं। बिरजू कौन है, तो एक छोटा लड़का है, उसके हर बात में लगता है बाल्यपन है। बिरजू की बहन कौन है, तो 10 वर्ष की लड़की है और वो भाई से बहुत प्रेम करती है, चंचलता से भरा हुआ है, सहनशीलता भरा हुआ है उसके अंदर। हो गया 5 नंबर कंफर्म। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए नो प्रॉब्लम सर, चलिए बढ़िया। अब हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कि रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु की विशेषताएं अपने शब्दों में बताएं। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेणु जो है यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है वातावरण और परिस्थिति का, मतलब कि गांव का जैसा भी वातावरण हो और जो परिस्थिति हो उसका सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में माहिर हैं। मतलब कि इतना बेहतर तरीके से वो चित्रण करते हैं, इतने बेहतर तरीके से गांव के वातावरण को दिखाते हैं, उसमें वो बहुत ही निपुण है। तो कह रहा है कि इस दृष्टि से जो है रेणु जी का विशेषताएं अपने शब्दों में बताएं। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वो अमिट छाप छोड़ जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? चलिए, कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की, मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एक प्रकार का कहानी, वो है एक प्रकार का कहानी, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार का कहानी है। लेकिन इनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो उपन्यास हैं, जैसे मैला आंचल, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल।
मैला आंचल, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लाल पान की बेगम, वो क्या है, कहानी है, लेकिन इनका बहुत सारा उपन्यास है जिसमें एक उपन्यास काफी ज्यादा फेमस है और इसी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी, जो है मैला आंचल। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से, मतलब कि अपने शब्दों से, अपने मनोरम जो है ना कला उनके अंदर जो है कलाकृतियों से गांव की धरती का ऐसा चित्र खींचा है, मतलब कि गांव का ऐसा चित्र बना है, ऐसा प्रस्तुत किए हैं लोगों के सामने, वह अमिट छाप छोड़ जाता है, कभी नहीं मिट सकता है। वो एक ऐसा छाप छोड़ जाता है जो कभी मिट ही नहीं सकता। कहने का मतलब कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है अपने उपन्यास में, अपने कहानी में वातावरण को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। रेणु जी ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंत विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना का जीवंत कथा रूप दिया है। रेणु जी जो है अपनी गहरी संवेदना का परिचय, मतलब गहरी संवेदना मतलब बहुत गांव के बारे में, जैसे उनको लगता है कि बहुत ज्यादा गांव घूमे हैं, बहुत ज्यादा गांव में अपना समय व्यतीत किए हैं, तभी तो इन तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, तभी तो इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तभी तो इस तरीके का जो भी हमारे गांव में घटनाएं घट रही है, हमारे गांव में जिस तरीके से चीजें होती हैं उस तरीके से वो कर रहे हैं। तो वही बोला जा रहा है कि रेणु जी ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंत विरोधों और अंगड़ाई लेते हुई चेतना का जीवंत कथा रूप दिया है। गांव के लोग ईर्ष्या-द्वेष तो रखते हैं, लेकिन खुशी की धारा में वह बह जाते हैं, खुशी की धारा में बह जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि गांव के लोग ईर्ष्या-द्वेष तो रखते हैं कि भाई तुम अगर कुछ चीजों को पा लिए तो तुमसे जलन होगी, तुम अगर कुछ अच्छा कर दिए तो तुम्हारे तो पैर खींचे जाएंगे, ठीक है। तुम अगर कुछ अच्छा किए, तुम अच्छा अचीव कर लिए जिंदगी में, तो तुम्हें देखकर लोग तो जलेंगे, लेकिन जहां बारी खुश होने की आएगी तो वहां खुश भी होते हैं। वही चीज है कि गांव के लोग ईर्ष्या-द्वेष तो रखते हैं, लेकिन खुशी की धारा में बह जाते हैं और फिर से वातावरण आनंदमय हो जाता है। यानी कि आपसे देखकर जले, फिर कुछ देर के बाद खुश हो जाते हैं, तो फिर से वही चीजें हो जाती है, वातावरण एकदम आनंदित हो जाता है, खुशी का माहौल छा जाता है, खुशी की लहर छा जाती है, लड़के में आनंद आने लगता है ना। तो इस तरीके से हमारा अध्याय भी खत्म हो जाता है, जिससे आप सभी लोगों को आनंद आना शुरू हो गया होगा। इस चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चन थे और 12 क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति समझ में आ गए होंगे। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि किन लोगों को इन चैप्टर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। एक बार कमेंट करके बताइएगा किन्हीं बच्चों को कहीं पर भी दिक्कत है। एक बार कमेंट करके बताइए कि किन्हीं को कहीं पे दिक्कत है। नाइस नाइस, नो सर, नो सर जी, मुझे दिक्कत है सर। बिहारी क्रिएटर बोल रहे हैं मुझे दिक्कत है। बाबू कहाँ पे दिक्कत है बता दीजिए, हमें चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे। नो प्रॉब्लम गुरुजी, नो कोई दिक्कत नहीं। सच में सिद्धू जोशी सर प्लीज, हाय सर। चलिए, कहीं कोई समस्या नहीं, चलिए बहुत बेहतरीन। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा कि बिरजू का जो उम्र था, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बिरजू का जो उम्र था वो कितना था, बिरजू का उम्र कितना था, ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम, चलिए बहुत बढ़िया। चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। एक एक क्वेश्चन को आपको समझाए हैं, कहानी तो समझा ही दी है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहानी आपको बता दी है, क्वेश्चन भाई आप खुद को लिखना है। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी बताया, कहानी भी काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया, कवि परिचय कहानीकार के बारे में बताया, ठीक है। 7, ठीक है। बिरजू का जो उम्र 7 वर्ष था, काफ़ी बच्चे 7 जवाब दे रहे हैं, बहुत सही, ठीक है। तो बस इसी तरीके से कुछ कुछ छोटा छोटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछेंगे, जैसे चंपिया की क्या उम्र थी, चंपिया
चंपिया की उम्र क्या थी, चंपिया की उम्र हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि मान लिया जाए फणीश्वर नाथ रेणु। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रेणु जी का जन्म जो हुआ था कहाँ में हुआ था, रेणु जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ था, एक बार कमेंट करके बताइएगा रेणु जी का जो जन्म हुआ था कहाँ में हुआ था और इनका निधन कहाँ में हुआ था, है ना। रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ था और इनका निधन कहाँ हुआ था। चलिए कमेंट करिएगा एक बार, रेणु जी का जन्म और निधन कहाँ में हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका निधन कहाँ हुआ था। सर कल एग्जाम है हिंदी का, अच्छा बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए कल, है ना, कल अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, मजेदार तरीके से दीजिए, और खासकर अगर इस चैप्टर से आ जाए, चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद ऐसा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। अररिया, बहुत सही। जन्म जो हुआ था अररिया में हुआ था, अररिया में हुआ था, ठीक है। कहाँ, औराही, औराही हिंगना नामक, औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था, ठीक है। जबकि इनका जो निधन हुआ था वो पटना में हुआ था, कहाँ में हुआ था, पटना में हुआ था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, इस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से समझे होंगे, और कल का जो आपका एग्जाम है उसमें इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जाकर के एग्जाम दीजिए अच्छे तरीके से, और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।